नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम सीरीज चालू किए हैं प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का, जिसमें हमने अभी तक स्टोन एज पढ़ाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया और पिछली क्लास में जो हम वैदिक एज को लेके चालू किए हैं, जिसमें एक वीडियो क्लास हमने ले चुका है पिछली क्लास, जिसमें वैदिक लिटरेचर और वैदिक काल की ऋग वैदिक एज की पॉलिटिकल कंडीशन को बताए हैं। थोड़ा सा हम इसको चालू करेंगे और ऋग वैदिक एज को हम शुरुआत करेंगे और ऋग वैदिक एज से लेटर वैदिक एज की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कल हमने आपको दो चीजें बताई। एक तो हमने बताया वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के बारे में हमने बताया कल की क्लास में। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट व्यू, वैदिक लिटरेचर। और इसके बारे में हमने आपको बताया और मैंने कहा कि वैदिक लिटरेचर क्या है। तो हमने बोला वेद, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद, इनको कहा जाता है वैदिक लिटरेचर। इसके आगे वेदांग आते हैं, स्मृति ग्रंथें आती हैं, फिर पुराण आता है। तो जो वैदिक लिटरेचर में जो हम इस वैदिक काल को जान रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया था वेद, ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में हमने बताया था पिछली क्लास में। और इसके बाद हमने वेदांग भी आपको बताया था। क्रम भी यही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, इसको हम वैदिक लिटरेचर के रूप में जानते हैं। इसके बाद हमने आर्य की वैदिक जो पॉलिटिकल पीरियड है उसको हमने बताना चालू किया, जिसमें हमने आपको दो तीन चीजें बताई थी। ऋग वैदिक के जो हम पढ़ा रहे थे, ऋग वैदिक काल हम पढ़ा रहे थे और ऋग वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि ये 1500 से फ्रॉम 15,000 1000 बीसी तक का काल है। समझ में आया था आप लोग को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो 1500 से 1000 बीसी के बीच का ये पीरियड था और जिसके बारे में हमने बोला कि ये कौन थे। तो कहा जाता है कि आर्यंस, आर्य। सबसे पहले मैंने आर्य का मतलब क्या बताया था पिछली क्लास में? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब हमने बताया था जो श्रेष्ठ हो, उसको क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। आप देखो, महाभारत जब पढ़ते हो कहते हैं हे आर्य पुत्र, विश्व पितामह किसी, हे मतलब श्रेष्ठ पुत्र, जो श्रेष्ठ हो उसको आर्य कहा जाता है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि आर्य है कौन, कहां से आए। तो मैंने बताया था कि हिस्टोरियन में डिस्प्यूट है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक कॉमन जो फिनोमिना है वो है कि दे केम फ्रॉम मिडिल एशिया, ये मध्य एशिया से आए। ये हमने आपको बताया था, मध्य एशिया से आए। अब आए तो कहां रहे, इनका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, इसके बारे में हमने बताया था कि सप्त सैंधव, इनकी सबसे पहले जहां इन्होंने निवास किया ऋग्वेद में कहा जाता है सप्त सैंधव। इसके बाद हमने बताया कि गंगा का 1 टाइम्स, यमुना का 3 टाइम्स, जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। सरस्वती का उल्लेख है। गंगा मतलब गंगा यमुना इनकी बाउंड्री बनाती थी। तो अफगानिस्तान से लेके हरियाणा, पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले निवास किया। दे न्यू अबाउट हिमालय, हिमालय के बारे में इनको जानकारी था। हिमालय की एक पीक है मुजवंत, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिला है। तो ये इनका भौगोलिक लोकेशन था। इसके बाद हमने जब पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल कंडीशन में हमने 3-4 पॉइंट बताया था, जो मैं बस मेंशन कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। पॉलिटिकल पॉइंट में मैंने कहा कि सबसे पहले आर्य आए। जिससे आप कहीं भी जाओगे तो आर्यों को दो प्रकार के चैलेंज मिले। एक तो आपस में संघर्ष हुआ, एक दूसरा लोकल जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, लोकल लोग थे, उनके साथ संघर्ष हुआ। और इसका एक जानकारी कौन सा युद्ध मिलता है, तो मैंने बताया था दासराग युद्ध, 10 किंग वार। ये किसके बीच हुआ था? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, भरत क्लेन के सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में। 10 राजा में कौन थे? 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और इनके बीच हुआ, जिसमें भरत वंश का राजा सुदास की विजय हुई और इसीलिए भारत भी कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। मैंने बताया था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का मतभेद था और परुश्री नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी हुआ। परुश्री किसका प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है। इसके जल के बंटवारे को लेकर किया गया। राजा को सहायता देने के लिए 3 लोग होते थे, सेनानी,
ग्रामणी और पुरोहित। ये मैंने बताया था आपको, पुरोहित सेनानी ग्रामणी होते थे। सभा समिति विदत के बारे में मैंने आपको बताया था। यहां तक हमने पिछली क्लास में बताए थे। किसी को कोई डाउट, कोई मुद्दा? चलिए बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मानसिक रूप से क्लास में रहिए, भौतिक रूप से नहीं। मतलब कंसंट्रेट करिए, बातों पे ध्यान दीजिए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन में हमने ये बताया था कि राजा जन का नेता था, लीडर ऑफ द जन, लीडर ऑफ द ग्रुप। राजा कबीले का नेता था, जनपद का नेता नहीं था। ये पॉइंट याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। मतलब राजा का कार्य क्या थे? पशुओं के लिए युद्ध करना। पशुओं में किसका महत्व था? गायों का महत्व था। गोसु, गवेषण, गम में ये शब्द किसके लिए यूज किए गए हैं? युद्ध के लिए, मतलब गायों के महत्व को दिखाता है। और प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट होता था वो गायों में होता था। जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे उतना ही रीच माना जाएगा। ऋग्वेद में कहा गया है, हे भगवान मुझे 100 पुत्र दो। मतलब जितने ज्यादा पुत्र होंगे आदमी उतना क्या होगा? रीच होगा। और परिवार संपन्न है, इसकी जो माप मेजरमेंट था वो था परिवार कितना बड़ा है। जितना बड़ा परिवार होगा ऋग्वेद में के अनुसार उतना संपन्न माना जाएगा। तो ये हमने बताया था। अब आते हैं इनकी, देखते हैं सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। क्लास में मानसिक रूप से रहिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, मेंस के क्वेश्चन लगाइए और फिर आप बताइए कोई डाउट आता है। सोशल कंडीशन की बात करें, अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो समाज में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। परिवार। तो अगर देखा जाए तो इनके समाज में परिवार कैसा था? तो ये कहा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार था। हाँ देखिए, एकदम क्लियर लिख रहे हैं, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाए करिए तो चीजें समझ में आएंगी। आवाज समझिए, पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब पैटर्नल सोसाइटी थी। मतलब पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था। पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था। इट मीन्स फादर और एल्डर ब्रदर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। और इसको कहते थे कुलप। क्या कहते थे ऋग्वेद में? कुलप। पिता या बड़ा भाई। समाज कैसा था? पैटर्नल सोसाइटी थी। फादर और एल्डर ब्रदर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था और उसको कहा जाता था कुलप। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मतलब समाज कैसा था? पिता या बड़ा भाई। अब देखिए कैसे कैसे समाज में परिवर्तन आने लगा। फादर या एल्डर ब्रदर की भूमिका ज्यादा थी, पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था और इनका रोल सबसे ज्यादा था। अब अगर हम दूसरी बात करें तो शुरुआत में समाज में 3 वर्ग दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में समाज में 3 वर्ग दिखाई देते हैं। ब्रह्म, क्षत्र एंड विष। 3 वर्ग था, ब्रह्म, क्षत्र और विष। ऋग्वेद के शुरुआत में हम देखते हैं तो 3 वर्ग दिखाई देता है, ब्रह्म, क्षत्र, विष। ब्रह्म जो पुरोहित का काम करते थे, क्षत्र जो रक्षा सेनानी युद्ध का काम करते थे और विष जो अन्य काम करते थे। ये 3 वर्गों की जानकारी मिलती है, तीनों काम करते थे। ऋग्वेद में जो वर्ड यूज हुआ है, याद रखिएगा, वर्ड शब्द। ये सब पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं देखता हूं लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। एकदम क्लियर फिनोमिना, क्लियर कॉन्सेप्ट समझिएगा। वर्ड शब्द जो है ऋग्वेद में 2 अर्थों में यूज किया गया है। अगर पूछेगा कोई कि वर्ड ऋग्वेद में किन अर्थों में यूज किया गया, तो 2 अर्थों में। पहला है कलर के अर्थ में, रंग के अर्थ में, यूज ऑफ कलर, कलर के अर्थ में किया गया। तीसरा ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के अर्थ में।
तो अगर कोई पूछेगा कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ किन वर्ड जो है उनका यूज किन अर्थों में किया गया है, तो दो अर्थों में किया गया है, एक कलर के अर्थ में किया गया है, एक व्यवसाय के अर्थ में किया गया है। तो शुरुआत में 3 वर्ण दिखाई देता है, जो पुरोहित का काम करता था, ब्राह्मण, छत्र जो छत्री था, विष। ये वर्ड 2 अर्थों में, कलर के अर्थ में और ऑक्यूपेशन के अर्थ में दिखाया गया है, ये याद रखिएगा शुरू में। लेकिन जब हम लास्ट में आते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति दी गई है। वर्ण व्यवस्था की अगर कोई पूछेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की डिवाइन उत्पत्ति दी गई है, और कहा कि चारों वर्णों की जानकारी सबसे पहली बार यही मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की जानकारी पहली बार एक साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दी गई। 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, इन पुरुष सूक्त डिस्क्राइब द 4 वर्ड, चारों वर्णों को डिस्क्राइब करता है पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और यहाँ पे 4 वर्ण आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण की उत्पत्ति सबसे पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होती है। अब आप पूछोगे, मैंने शुरू में ही बोला कि 3 वर्ण पहले से दिखाई दे रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो ब्रह्म, क्षत्र और विष थे, ये 3 वर्ण थे, तो शूद्र कहां से आए, शूद्र कौन है? जो चौथा वर्ण आया जिसको कहा गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये शूद्र कौन है? तो आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो डिस्क्राइब करते हैं कि शूद्रों की उत्पत्ति 2 तरीके से हुई। इसको समझिएगा, शूद्रों की उत्पत्ति जो हुई वो 2 तरीकों से हुई। पहला, जो आर्य थे, आर्य जो इकोनॉमी में पीछे छूट गए, जो मुख्य धारा में रह नहीं पाए, पीछे हो गए, आर्य जो मुख्य धारा से हट गए, आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब जैसे कहने का मतलब कि आप 4 भाई हो, समझिएगा, एक साथ पढ़ाई लिखाई किए, एक साथ आए, 2 आईएएस बन गए, एक डॉक्टर बन गया, एक कुछ नहीं बना। तो एक पीढ़ी तो चलेगा, 2-3 पीढ़ी बाद देखिएगा आपस में बहुत अंतर दिखाई देगा, एक बहुत आगे निकल जाएंगे, एक बहुत पीछे चले जाएंगे। तो मेन इकोनॉमी में वो धीरे धीरे पीछे छूट गए। तो वो आर जो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए, पीछे छूट गए, एक तो वो लोग शामिल हो गए इसमें, और दूसरा यहां की स्थानीय जातियां, इन दोनों को मिला के एक नया वर्ग बना, वो था शूद्र। तो शूद्र कौन थे? वो ब्राह्मण भी थे जो पीछे छूट गए, वो क्षत्रिय भी थे जो पीछे छूट गए, वो वैश्य भी थे जो पीछे छूट गए, जो इकोनॉमी में मुख्य धारा में विकास नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, वो और जो स्थानीय लोग थे, इन दोनों को मिला के एक नया वर्ग बना जिसको कहते हैं शूद्र। ये कहा जाता है, ये होता है आज भी। अब देखिए, गांव में एक परिवार से गांव का विकास होता है, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं, तो गैप बनता चला जाता है। यही गैप कई पीढ़ी के बाद इतना अंतर हो जाता है कि फिर इकोनॉमी में आदमी मुख्य धारा से काफी हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए कब हुआ, 1000 BC के आसपास ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे मतलब बाद का है, और ये 1000 के आसपास एक नया वर्ग आया जो मुख्य धारा में आगे नहीं बढ़ पाया। वो एक तो वो और जो यहाँ की लोकल जातियां थी, दोनों को मिला के एक नया वर्ग बना, उसको कहा जाता है शूद्र। तो शूद्र में ना ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, याद रखिएगा, जो पीछे छूट गए, जो मुख्य धारा में ना आ पाए, और यहाँ की लोकल जातियां,
इन दोनों को मिला के एक नया वर्ण बना, इसको कहा जाता है शूद्र। इसकी व्याख्या समझिएगा। अब ये आता है ऋग्वेद में, एक बात ये भी कहा गया है कि ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही घर में रह सकते हैं। इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। ऋग्वेद में कहा गया मैं कवि हूं, मेरी माता आटा पीसती है, मेरा भाई कोई और काम करता है। मतलब एक ही घर में अलग अलग काम करने वाले लोग आपस में रह सकते थे, अर्थात इनमें कोई आपस में भेदभाव नहीं था। आपस में भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण, चारों वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन इनमें अभी आपस में कोई भेदभाव नहीं था। मतलब 3 चीजें मैंने बताया। समाज क्या था, कैसा था? पैटर्नल सोसाइटी थी, पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था, इसको कुलप कहते थे, पहला। दूसरा, ऋग्वेद में वर्ड का यूज 2 अर्थों में किया गया है। ये पूछा जाता है, एक कलर के अर्थ में किया गया है, एक व्यवसाय के अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में शुरुआत में 3 वर्ण दिखते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्म, क्षत्र एंड वैश्य, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं। लेकिन बाद में, लास्ट में, जब समाज में परिवर्तन धीरे धीरे चालू हो गया, समाज स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा था, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति दिखाई देती है और फर्स्ट टाइम 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस प्रकार से 4 वर्ण आते हैं, लेकिन इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है। एक ही जगह कहा जाता है मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसती है, मेरा भाई ये काम करता है। मतलब अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग एक ही साथ रह सकते थे। क्लियर? इसके बाद लेकिन अभी भी समाज में कोई ऐसा भेदभाव की चीजें नहीं दिखाई देती। अब अगर हम देखें तो समाज में 4 वर्ण आ चुके हैं। अब अगर हम कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अगर बोला जाए कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो कंडीशन ऑफ वुमेन याद रखिएगा, अच्छी थी, गुड। वाज गुड। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। इनको केवल 2 राइट नहीं थे, जो मोटे लाइन में पहले ही मैं बता दूं, 2 प्रकार के राइट नहीं थे इनको। अगर हम बात करें तो पहला राइट, पॉलिटिकल राइट नहीं था इनको। इनको राजनीतिक अधिकार नहीं थे। They did not enjoy political right. इनको राजनीतिक अधिकार नहीं थे, मतलब ये राजनीतिक अधिकार नहीं थे। और दूसरा याद रखिएगा, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी राइट नहीं था। दो राइट इनको नहीं थे, एक तो पॉलिटिकल राइट नहीं था, दूसरा प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। इसके अलावा सभी प्रकार के राइट को लोग एंजॉय करते थे, सभी प्रकार के राइट का प्रयोग करते थे। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। 2 अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा, इनका उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो उपनयन संस्कार इनका होता था। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बता रहे हो। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत आगे जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट चाहोगे तो बढ़िया प्रोग्रेस करोगे। बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनका उपनयन संस्कार होता था,
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बाल विवाह नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं था, बाल विवाह नहीं था। इसके बाद याद रखिएगा, पुनर्विवाह था, रीमैरिज था, पुनर्विवाह होते थे, रीमैरिज था, पुनर्विवाह की परिकल्पना थी, रीमैरिज होता था इनका। नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा थी। अब आप पूछोगे नियोग प्रथा क्या है? हस्बैंड के मरने के बाद ये देवर के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए शादी कर सकती थी, नियोग प्रथा कहा जाता है। इसका मतलब रीमैरिज था, पुनर्विवाह था, बाल विवाह नहीं था, उपनयन संस्कार इनका होता था। ये बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। ये बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करती थी, एजुकेशन इनको मिलता था। कुछ महिलाएं शादी नहीं करती थी, वैसे ही रहती थी और बड़े स्कॉलर के रूप में बाहर जाके पढ़ाई करती, उनको ऋषि कहा जाता था महिलाओं को। और अगर बात करें तो कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं, लोपा मुद्रा, घोषा, सीकता, ये पढ़ी लिखी महिलाएं थी जो इस काल में मिलती हैं। शिक्षा बाहर जाके गुरुकुल पद्धति थी। अगर बात करें तो महिलाओं की ओवरऑल स्थिति अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था, रीमैरिज की परंपरा थी, पुनर्विवाह होते थे, नियोग सिस्टम था। केवल 2 राइट इनको नहीं मिले थे। अगर हम बात करें तो 2 राइट कौन थे? एक तो पॉलिटिकल राइट नहीं था इनको, और दूसरा प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। इसके अलावा सभी प्रकार के अधिकार इनको मिले थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। पॉइंट क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा कैसी थी, एजुकेशन, तो शिक्षा गुरुकुल पद्धति में दी जाती थी, गुरुकुल पद्धति थी, जो गुरु के यहां जाके शिक्षा लिया जाता था। और शिक्षा मौखिक थी, ओरल शिक्षा दी जाती थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी। और गुरुकुल पद्धति में जाके महिलाएं भी शिक्षा ले सकती थी, उपनयन संस्कार भी इनका होता था। ये परंपराएं यहाँ पे थी। पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई इशू, कोई मुद्दा हो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो शिक्षा थी ना। ऐसे पूरा इतिहास अगर सही तरीके से आप क्लास में कर लेंगे, आप तो भाई 2 मेंस दिए हो, आप तो देखे हो, अगर आप सही तरीके से कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन ना लगे तो फिर आप मुझे बताना। बस ये है, 2 चीजें चाहिए, एक तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए, बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन हो। और चीजों को ये नहीं लिखने पे समझिए जो बोला जा रहा है, कैसे समाज को समझा जाए, कैसे किसी प्रकार के परिवर्तन को समझा जाए। ये अगर समझ में आ गया तो कुछ है नहीं यार। सबसे ज्यादा सेफ सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सबसे ज्यादा लोग इसको लेते हैं, और ये सब्जेक्ट कभी भी धोखा नहीं देता अगर आप सही तरीके से पढ़ लें। तो शिक्षा मौखिक दी जाती थी, गुरुकुल पद्धति में था। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, बस उनको 2 प्रकार के राइट नहीं थे, जो मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा। पॉलिटिकल राइट नहीं थे और प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे। इसके अलावा सभी प्रकार के अधिकारों का एंजॉय करते थे लोग। पुनर्विवाह होता था, बाल विवाह नहीं था, शिक्षा मिलती थी इनको, उपनयन संस्कार होता था इनका, और इस प्रकार से काफी बेहतर कंडीशन थी महिलाओं की इस काल में। क्लियर? शिक्षा मैंने आपको बता दिया। अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो ये मूलतः शाकाहारी थे, ओरिजिनली शाकाहारी थे, लेकिन कभी कभी मांसाहार का भी प्रयोग करते थे, नॉन वेजिटेरियन का भी पता चलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो दोनों लिखिएगा, लेकिन मूलतः शाकाहारी थे। कभी कभी मांस का भी प्रयोग करते थे, मांसाहारी भी थे, लेकिन मूलतः देखा जाए तो शाकाहारी ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो दोनों बताइएगा। ये ऊनी, सूती दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। पगड़ी भी पहनी जाती थी, ऊपर से पहनते थे। तो ये चीजें थी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, और इस प्रकार से ऋग वैदिक समाज धीरे धीरे स्थिर होने के करीब जा रहा था। तो अगर कोई आपसे पूछेगा सोसाइटी कैसा था, तो बताइएगा समाज पैटर्नल सोसाइटी थी,
पितृसत्तात्मक समाज था। समाज में 3 वर्ण पहले मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, लेकिन बाद में चौथे वर्ण शूद्र की भी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन इनमें आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग एक साथ रह सकते थे। इसके अलावा हमने आपको बताया, अगला पॉइंट हमने बताया आपको कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, पुनर्विवाह होता थे, नियोग प्रथा थी। बस एक राइट नहीं था इनको, अरे 2 राइट, प्रॉपर्टी का राइट नहीं था और पॉलिटिकल राइट नहीं था। ये बाहर जाके एजुकेशन भी मिलता था इनको, शिक्षा मिलता था, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। इसके बाद दासता थी, स्लेव सिस्टम, स्लेवरी था, दास प्रथा थी। दास प्रथा थी, ऋग्वेद में मिलता है। स्लेव सिस्टम था, स्लेवरी थी थे। लेकिन याद रखिएगा, इनका प्रयोग प्रोडक्शन में, उत्पादन में नहीं किया जाता था। इनका प्रयोग उत्पादन में नहीं किया जाता था। इनका प्रयोग उत्पादन में नहीं किया जाता था। ये था ऋग वैदिक काल का समाज। अगर कोई पूछे तो, अगर इतनी पॉइंट, ऑप्शनल वाले भी अगर बैठे होंगे, इतनी पॉइंट अगर बता दीजिएगा तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी भी लेवल पे कोई डाउट आपको नहीं आएगा। क्लियर? तो हमने समाज बता दिया, हमने आपको पॉलिटिकल कंडीशन बता दिया ऋग्वेद का। अगर हम देखें अब इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसा था। अगर इकोनॉमी के बारे में पूछा जाए कि इकोनॉमी कैसी थी, तो याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन, मतलब सबसे ज्यादा महत्व पशुपालन का था। हमने आपको कल बताया। हमने कल बताया था आपको कि पशुओं के लिए लोग युद्ध करते थे। पशुओं के लिए युद्ध करते थे, खासकर गायों के लिए। पशुओं के लिए युद्ध करते थे, स्पेशली किसके लिए? गायों के लिए। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि याद होगा अगर आपको, गोसु, गवेषण, गवेषण, गांव में, ये सब शब्द किसके लिए यूज किए गए हैं? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए ये शब्द किसके लिए यूज किए गए हैं? युद्ध के लिए किए गए हैं। इसका मतलब पशुओं का, पशुपालन का सबसे ज्यादा इकोनॉमी में महत्व था। पशुओं की भूमिका, पशुओं में खासकर गायों के लिए लोग बार बार युद्ध करते थे, गायों के लिए युद्ध होता था। और राजा भी का भी मेन काम क्या था? पशुओं के लिए युद्ध करना और संपत्ति को बढ़ाना। इसका मतलब कि अगर ऋग्वेद में पूछा जाए संपत्ति की गणना किसमें होती थी? संपत्ति की गणना होती थी पशुओं में। तो सबसे ज्यादा महत्व था किसका? पशुपालन का महत्व था। पशुओं के लिए युद्ध होता था। गोसु, गवेषण, गम, ये सब शब्द यूज किए गए हैं पशुओं के लिए। पशुओं के लिए नहीं है, युद्ध के लिए। देखिए बहुत बढ़िया बेटा, किसके लिए? मतलब पशुओं के महत्व को दिखाता है, लेकिन वर्ड किसके लिए यूज किए गए हैं? युद्ध के लिए। बहुत बढ़िया। दूसरा था कृषि। कृषि की प्रक्रियाएं मिलती हैं, कृषि होता था। लेकिन अभी भी भूमि जो था, भूमि, अब यहां क्वेश्चन देखिए कैसे मिलेगा। जो लैंड था, भूमि था, यह निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था। भूमि जो होता था, अब देखिए पॉइंट को समझिएगा, इसी तरीके से यूपीएससी फंसाता है लोगों को। देखिए कृषि थी, आपको भी पता है बिना कृषि के, बिना भोजन के कुछ होना नहीं है। लेकिन कृषि में भूमि जो यहां पे थी, भूमि
व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। अर्थात भूमि जो थी निजी प्रॉपर्टी के रूप में, अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में नहीं माना जाता था। सब क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। ये जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में इसको नहीं मानते थे। भूमि को क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ये क्या थी, कलेक्टिव, सामूहिक अधिकार इस पे होता था, सामूहिक अधिकार था, कलेक्टिव रूप में माना जाता था। सामूहिक अधिकार के रूप में इसको देखते थे, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं थी ऋग्वेद में। ये पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सामूहिक अधिकार होता था। किसी थी हल की जानकारी मिलती है, खेती करते थे ये लोग, कृषि की प्रक्रियाएं मिलती हैं, गेहूं जौ मुख्य फसल के रूप में थे। लेकिन महत्व किसका था अभी भी, तो पशुओं का महत्व, संपत्ति के रूप में पशुओं की परिकल्पना की जाना, यह महत्व था। उद्योग की बात करें अगर हम, तो अगर आप बात करेंगे उद्योग के रूप में, तो अगर देखा जाए तो कारपेंटर, बढ़ई, चर्मकार, धातुकार, जैसे वर्ग थे जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को करते थे। लेकिन अभी बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब धीरे धीरे ये चीजें चालू हो गई थी। बढ़ई का सबसे ज्यादा महत्व था। कारपेंटर को हेड ऑफ द शिल्पी कहा जाता था, शिल्पकारों का हेड कहा जाता था बढ़ई को। अगर हम बात करें व्यापार, तो व्यापार पड़ी वर्ग के हाथ में था। एक वर्ग था पड़ी, इसी वर्ग के हाथ में व्यापार था। और व्यापार में अभी भी बार्टर सिस्टम ही था, वस्तु विनिमय ही चल रहा था, वस्तु विनिमय था। व्यापार अभी भी क्या था, वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम ही था, लेन देन के रूप में किया जाता था। और बहुत, चूंकि अभी स्टेबल सोसाइटी थी नहीं कृषि, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन व्यापारिक प्रक्रियाएं चालू हो गई थी। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, समुद्र की जानकारी थी, लेकिन समुद्र का जल राशि का सूचक माना जाता था। ऋग्वेद में समुद्र को जल राशि का सूचक मानते थे। सूचक मानते थे। इस प्रकार से इकोनॉमिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही थी था इस काल में। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कोई कर व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का कर व्यवस्था डेवलप नहीं हुआ था। टैक्स सिस्टम, अभी कर व्यवस्था डेवलप नहीं हुई थी। पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो अभी भी स्वेच्छा से लोग कर देते थे, जिसको बलि के रूप में देखते थे। स्वैच्छिक कर था जिसको बलि कहा जाता था। अभी ये डेवलप नहीं था, मतलब अब धीरे धीरे समाज लास्ट तक आते थे, स्टेबल होना चालू होता है। तो ये था पूरा का पूरा आपकी इकोनॉमी। मतलब महत्व किसके ज्यादा था, पशुपालन का था, कृषि थी, उद्योग भी थे, व्यापार होता था, पनी वर्ग के हाथ में था, और वस्तु विनिमय था, बार्टर सिस्टम था। एक्सचेंज किसका होता था, वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता था। ये चीजें यहां पे दिखाई देती हैं। अब आता है इनका रिलीजन, धर्म। बेटा तुम्हारे अंदर आईएएस बनने की क्षमता बहुत तगड़ी, तुम मेहनत करो, बहुत तगड़ा है। अगर तुम बेहतर काम करोगे तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। थोड़ा सा आंसर लिखिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, और क्लास में रेगुलर रहिए और चीजों को समझिए। एक बार समझ में आ गया तो मामला बन जाएगा। अब आइए देखते हैं रिलीजन। हाँ, बहुत बढ़िया। रिलीजन, धर्म कैसा था। अगर हम बात करें ऋग वैदिक कालीन धर्म की, तो कुछ बताइए। तो वो धर्म, पूजा क्यों करते हैं आप, ये बात अगर भाई हम किसी चीज का एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप पूजा क्यों करते हो, क्यों पूजा करते हो। तो दो ही कारण होता है पूजा करने का। आज भी देखिएगा, पहले भी दो ही लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य होता है कि लाइफ के हर्डल को दूर किया जाए, भगवान जीवन में सुखमय समृद्धि प्रदान करें, लाइफ की जो बाधाएं हैं उसको दूर करें। 90% लोग इसी के लिए पूजा करते हैं, शांति। और दूसरा जो एक वर्ग होता है वो साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात करता है।
कि भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन अगर नाम मास देखिएगा तो मास को क्या है, अपने लाइफ के हर्डल को दूर करना। यहाँ भी इंद्र से कहा जाता है, हे भगवान मुझे 100 पुत्र दो। 100 पुत्र देंगे तो ज़्यादा गाय रखेंगे, ज़्यादा गाय रखेंगे तो ज़्यादा रीच होंगे। इसका मतलब इनका भी उद्देश्य क्या है, लाइफ के हर्डल को दूर करना, जीवन की बाधाओं को दूर करना। इनका भी उद्देश्य क्या है, जीवन की बाधाओं को दूर करना, मतलब रिमूव द हर्डल ऑफ लाइफ। देखिए एकदम इतिहास मतलब हमारा जीवन है, एकदम उस तरीके से पढ़िए कि खून में समा जाए, कि दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े। रटने वाला कुछ भी नहीं। आज भी आप देखो क्या क्या अलग, इस साल ये मेंस का क्वेश्चन है आईएएस का 2023 में पूछा है, वैदिक धर्म क्या है और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता बताइए। 2023 का मेंस में क्वेश्चन है। तो वैदिक धर्म क्या है, अब अगर नहीं समझ में आएगा तो कैसे ली। अब सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं लोग। हम क्या करते हैं, फर्जी इधर उधर फंसे रहते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। एक बार पढ़ लीजिए, फ्री का 15 नंबर था, ये जाके केवल लिखना था। इस समस्या क्या है, हम रटने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को अब आप पूजा क्यों करते हो, अब ये दिमाग में आए यही बात यहां लिखते तो 20 शब्द तो यही लिख दिए कि इनका भी उद्देश्य क्या है, लाइफ के हर्डल को दूर करना। मैंने इंडस वैली बताया था, वहां भी ये कहा था कि मानव जीवन में चाहे पूर्वज रहे हो, चाहे हम हैं, चाहे आगे वाली पीढ़ी आएगी, आदमी ये जानता है कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन आदमी सबसे ज्यादा डरता किससे है, मृत्यु से डरता है। ये सबको पता है कि आज इनका है, कल मेरी बारी आएगी। लेकिन जैसे ही आदमी बच जाता, कहता अरे बच गए, भगवान बचा लिए हमको। लेकिन जानता है कि मुझे जाना है, लेकिन व्यक्ति उससे डरता है। कितने अस्पताल खुलते हैं, आदमी कहता है क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, ये लगा लो, लेकिन बुढ़ापा छिपता है। 80 साल की एज में किसी को लाइए, कितना भी हीरो हो, झुर्री बाल सब, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ा सत्य है उसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उसी के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हर पीढ़ी में चीजें होंगी। मतलब ये समझिएगा, फिलॉसफी है कि जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है, हम ये क्रीम लगा ले, वो पाउडर लगा ले, क्या बाल पकना रुक जाता है? जहां 40 की एज हुई, देखिए बाल दाढ़ी ना पके तो आप बताइए, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी भी कहीं भी जाके क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, 60 होगा परिवर्तन जीवन में दिखने लगेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें शाश्वत हैं, सत्य हैं, वो चलती रहेंगी, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन विडंबना देखिए, हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम रोक देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और आप देखिए प्रकृति जब अपने पे आती है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता। तो ये लोग भी क्या थे, प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की शक्तियों को ये लोग भी मानते थे और जिसको समझ नहीं पाते थे उसको भगवान मान के उसकी पूजा करना चालू कर देते थे। जिस शक्ति को ये समझ नहीं पाए, हम लोग भी यही करते हैं। अब कोई चमत्कार देखिए, कोई बाबा कर दिए, हमें लगा अरे बाबा प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम समझ नहीं पाए कहां से हो गया ये चीज, तो हम मान लिए कि ये दैवी शक्ति है। तो ये इस समय के लोग भी करते थे। तो देखिए चीजें वही हैं, बस समझने का तरीका है, चीजों को कैसे समझा जाए, कैसे लिंक किया जाए। तो धर्म क्या था, तो धर्म का इनके भी अगर देखा जाए उद्देश्य क्या है, तो जीवन को सुखमय बनाना। टू रिमूव द हर्डल ऑफ लाइफ, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करना। और आज भी 99% लोगों की जो है यही है कि अपने जीवन की बाधाओं को दूर किया जाए। दूसरा, ये बहुदेववादी भी हैं, पॉलीथीज्म बहुदेववादी भी हैं। बहुदेववादी भी हैं और एकेश्वरवाद की तरफ भी लास्ट में जाते हैं। एकेश्वरवादी भी हैं, मतलब बहुदेववादी के साथ साथ लास्ट में एकेश्वरवाद की भी झलक दिखाई देती है। आज हम लोग देखिए, आज भी देखिए क्या है, हम ब्रह्मा को मानते हैं, हम विष्णु को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हम माता को मानते हैं, फिर कहते हैं सभी एक ही हैं। देखिए अभी सावन चल रहा है तो हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, आगे गणेश की पूजा करेंगे, आगे फिर माता की पूजा करेंगे, अलग अलग माहौल में पूजा करेंगे, लेकिन लास्ट में कहेंगे सभी लोग एक ही हैं। ये लोग भी यही करते थे, बहुदेववाद को मानते हुए एकेश्वरवाद की तरफ जाते थे। हम भी यही करते हैं, हम सबको मानते हैं ये देवता हैं, ये देवता हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, सभी एक ही हैं। ये देखिए कितना यूनिकनेस है हमारे हिंदू वैदिक धर्म का, कि बहुदेववादी हैं, पॉलीथिस्ट हैं, अलग अलग देवताओं को मानते हैं, लेकिन मोनोथीज की तरफ भी जाते हैं और एकेश्वरवाद की तरफ भी जाते हैं। मतलब बहुदेववाद की विचारधारा भी दिखाई देती है और एकेश्वरवाद भी दिखाई देता है, और आज भी ये दिखाई देता है। अब बताइए प्रासंगिकता है कि नहीं है? आज हम गणेश पूजा करते हैं, आज हम शिव सावन में शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा में माता की पूजा करते हैं,
कृष्ण की पूजा करते हैं और सबको करते के बाद कहते हैं सभी लोग एक ही हैं। इसका मतलब बहुदेववाद होते हुए भी हम किसके तरफ हैं? एकेश्वरवाद की तरफ हैं कि ईश्वर एक है। ये अवधारणा है फिलॉसफी कि सभी एक ही हैं। तो यहां भी ये दिखाई देता है बहुदेववादी होते हुए भी ये एकेश्वरवाद की तरफ जाते हैं। ये पॉइंट लिखिएगा जरूर, ये आज भी प्रासंगिकता है। हम जहां जिसको माने, त्रिदेव क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही के सूचक के रूप में माने जाते हैं। हरिहर क्या है? हरि और हर, शिव और विष्णु को जोड़ दिया जाता है। अर्धनारीश्वर क्या है? शिव और शक्ति को जोड़ देना, मतलब दोनों क्या है? जुड़ गए। तो इसका मतलब क्या है कि एकेश्वरवाद वैदिक धर्म की मूल भावना में थी और बहुदेववाद के होते हुए भी हम एकेश्वरवाद की तरफ जाते थे। तो ये जीवन को सुखमय मनाना, बहुदेववादी और एकेश्वरवाद दोनों विचारधारा यहां पे दिखाई देती है। पॉइंट को समझिएगा बाबू, ये सब फिलॉसफी भी है, ये सब आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहां भी ये चीजें आपको काम आएंगी, बोलने में, ऐसे लिखने में काम आएगी। जब 3000 वर्ड लिखना होगा तो रट के तो लिखिएगा नहीं, तो ये चीजें वहां भी आपको समझ में आएगी। प्रकृति की जिन शक्तियों को ये लोग समझ नहीं पाए, नेचर की, उनको देवता मान लिए। इसका मतलब नेचर वर्शिप भी था, प्रकृति पूजक भी थे ये लोग, प्रकृति पूजक भी थे। प्रकृति पूजक भी थे, नेचर वर्शिप भी था, प्रकृति की शक्तियों की भी पूजा करते थे लोग। बहुदेववादी भी थे, एकेश्वरवाद की तरफ झुके हुए थे और इनका मुख्य उद्देश्य था जीवन के हर्डल को दूर करना, लाइफ को सुखमय बनाना। अब देखिए इनमें जो मुख्य देवता मिलता है, ऋग्वेद के जो मुख्य देवता हैं इंद्र हैं। इंद्र ऋग्वेद के मुख्य देवता जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किलो को तोड़ने वाला। इसको क्या कहते हैं? किलो को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा जाता है। लगभग ऋग्वेद के 250 सूक्त किस पे हैं? इंद्र पे हैं। 250 मतलब 1/4 किस पे हैं? इंद्र पे हैं। मुख्य देवता इंद्र माना जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं आज इंद्र की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है, आज भी होती है। जब भी कोई पूजा चालू होता है तो आप देखिए कलश बनाया जाता है, कलश पे वरुण और इंद्र की पूजा चालू करके तब जब ग्रहों की पूजा की जाती है तब पूजा चालू होता है आज भी। लेकिन हम मुख्य देवता के रूप में इनकी भूमिका आगे चल के कमजोर हो जाएगी। इस समय मेन देवता कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर, किलो को तोड़ने वाला। दूसरा जो मुख्य देवता थे इनके वो थे अग्नि। अग्नि जो दूसरा देवता थे अग्नि। अग्नि को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता था, मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है। अच्छा कोई बताएगा अग्नि का आज रोल क्या है? अग्नि का आज रोल क्या है? अगर कोई पूछे अग्नि की भूमिका क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम। देखो अग्नि क्या है, आज भी मीडिएटर का काम करता है। कोई भी पूजा चालू करो, अग्नि व्यक्ति और भगवान के बीच का मध्यस्थ होता है। आप जो अपनी बात कहना चाहते हो, अग्नि जब हवन करते हैं तो हम डालते हैं ओम नमः करके, हवन में कहे स्वाहा, तो वो जो खाना है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। अग्नि क्या है? मीडिएटर है। शादी जो कोई भी होती है हिंदुइज्म में, तो जब भी हिंदू धर्म में कोई भी शादी होती है, जब तक अग्नि के सामने फेरा ना हो उसको माना नहीं जाता। ये क्या है? अग्नि के सामने हम साक्षी बनते हैं, ब्रह्मांड साक्षी होता है कि जो जो हम कह रहे हैं वो उसको हम निभाएंगे, हम उसको मानेंगे। मतलब अग्नि क्या है? मध्यस्थ का देवता है। ये भगवान और व्यक्ति के बीच का मीडिएटर है और आज भी इसका रोल यही है। इसके बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती। और अगर अग्नि के सामने साक्षी रख के कोई बात आप कहते हैं, शपथ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप हमें तो झूठा या कानून को झूठा बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड साक्षी है कि आपने शपथ ली है, तो यहां आदमी झूठ नहीं बोलता। फिर आज भी अग्नि का रोल मीडिएटर की भूमिका है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और हिंदू धर्म में शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक अग्नि के सामने फेरे ना हो जाए। तो ये क्या दिखाता है? अग्नि क्या है? उस समय भी अग्नि का महत्व था और आज भी अग्नि का रोल यही है। आज भी अगर हम बात करें तो अग्नि की भूमिका वही दिखाई देती है जो आज दिखाई देती है।
मतलब अग्नि भी क्या है, मीडिएटर के रूप में आज भी था, पहले भी दिखाई देता है। तीसरा मुख्य देवता है इनका वरुण। तीसरा मुख्य देवता है वरुण। तीसरा क्या है, वरुण। वरुण को कहते थे ऋत, गॉड ऑफ ऋत। इसको क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ ऋत, ऋत का देवता कहा जाता है। वरुण को क्या कहते हैं, ऋत का देवता कहा जाता है। अगर कोई पूछे ऋत का देवता कौन है, वरुण है। वरुण को कहते हैं ऋतुस्व गोपा। वरुण को क्या कहते हैं, ऋतुस्व गोपा कहते हैं। ऋत का मतलब, अब पूछेगा सर ऋत क्या होता है, तो ऋत का मतलब होता है नैतिकता। ऋग्वेद में ऋत का अर्थ होता है मोरालिटी, नैतिकता। ऋग्वेद में ऋत का मतलब होता है नैतिकता। जो नैतिकता का देवता है उसको कहते थे वरुण। आज भी जो कलश पूजा होती है घरों में, जब लोटे के जल में नारियल ऊपर रखा जाता है तो कौन होते हैं, वरुण होते हैं। वरुण प्रकृति के देवता थे और ऋत के देवता थे उस काल में। मतलब नैतिकता, अगर आप जैसे दो तरह के लोग होते हैं, आप समझिएगा। एक होते हैं जैसे आप समझिएगा, इसका फोर्थ पेपर में यूज कैसे होगा, कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। इसको समझिए, क्वेश्चन आया हुआ है फोर्थ पेपर, जब आप पढ़िएगा एथिक्स को पढ़िएगा तो यहां पे आता है एक क्वेश्चन, समझिएगा कि दो, जैसे आप आईएएस बन गए, आप ऑफिस गए, आप ऑफिस में गए, 10 बजे आप पहुंच गए, 5 बजे आप आ रहे हो। अब आप ऑफिस में चाहते अगर तो 20 फाइल पे काम कर लेते आराम से, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फेसबुक खेल रहे हो और आपने 4 से 5 फाइल काम किया, फिर काम आपने नहीं किया। सरकार तो जान रही है कि आप ऑफिस में 10 बजे आ गए, 5 बजे जा रहे हो, आपको कोई फाइन नहीं लगेगा क्योंकि आप काम कर रहे हो। लेकिन क्या आपका दिल जानता है क्या आपने काम किया? अगर आपके एक फाइल लटकाने से किसी बूढ़े व्यक्ति की या किसी की कोई समस्या हुई जो आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो क्या आपने अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाया? तो जब वो पूछेगा, आप हमें, सरकार को तो आपने बचा लिया, कोर्ट से बच जाओगे आप, लेकिन जब वो पूछेगा कि हमने तो तुम्हें किरदार दिया था कि तुम डीएम बन के काम करो और तुमने किरदार निभाया कहां सही, तो वो तो न्याय करेगा ना। वो तो ऊपर वाला तो देख रहा ना कि आप काम नहीं कर रहे, आपने ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो व्यक्ति को किससे डरना चाहिए? उससे, क्योंकि वो 24 घंटा आपके ऊपर कैमरा लगाए हुए है। वो जो है वो 24 आवर आपके ऊपर कैमरा लगाए हुए है। तो वरुण का काम यही था, वो देख रहा कि आप रियल में नैतिक हो कि बाहरी लोगों को केवल नैतिकता पढ़ा रहे हो, तो लोगों को जस्टिफाई कर रहे हो कि हम अच्छी। इसीलिए याद रखिएगा, जिस दिन व्यक्ति ये मानने लगे कि ये कैमरा लगा है जो 24 घंटा हमें स्कैन कर रहा है, तो गलत करेगा ही नहीं करेगा, और वो बेहतर आईएएस अधिकारी बनेगा। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप समझो कि कहते हैं कि हर व्यक्ति का, आपको क्या लगता है कि जब आप आईएएस बनोगे तो 60 साल के ऊपर थोड़े जाके रहोगे। आपको 25 साल की एज में बनी तो 25 से लेके 60 तक ही आपको काम करना है। इसी में आपको हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है। कोई आईएएस बन के किरदार निभा रहा है, कोई कुछ बन के निभा रहा है। तो जब प्रकृति मूल्यांकन करेगी तो कहेगी कि हमने तो तुम्हें एक काम दिया था, तुमने काम ही ईमानदारी से नहीं किया, तो नेचर आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि नेचर जो है किसी को छोड़ता नहीं है। इसीलिए जिस समय जो मिला है, जो काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बेस्ट दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, गीता कहता है निष्काम कर्म करिए। आज आप ना, आपको फ्यूचर पता है ना पीछे का पता है, पता क्या है आज। तो वरुण क्या देखता था, वही नैतिकता को देखता था कि व्यक्ति सही तरीके से कर रहा है कि, इसीलिए वरुण को कहते थे ऋतुस्व गोपा है। ऋत का मतलब क्या है ऋग्वेद में, नैतिक नियमों को देखने वाला, कि व्यक्ति सही में है कि नहीं। तो आज जो हम कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला यही देख रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया एक रंगमंच है और सभी लोग आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। तो एक टाइम होता है आपको अपना काम करने का, वो मौका आपको मिला है कि आपको ये काम करना है। तो जो भी काम मिला है उसमें अपना बेस्ट दीजिए आप।
प्रकृति जब मूल्यांकन करेगी तो आज कहेगी हाँ यार इसको जो दिए थे इसने ईमानदारी से अपना काम किया, बिजनेस करते हैं ईमानदारी से, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं होगी तो वो नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, आप लोगों को जस्टिफाई कर लेंगे और आपको भी पता है कि एक दिन हमें भी जाना है, एक टाइम पीरियड होता है। तो ये जो होता है ऊपर वाला का कैमरा, यही है वरुण। ये जो देखता है कि व्यक्ति रियल में नैतिक है या नहीं है, जो आज भी चलता है। शनि जो हम लोग कहते हैं, शनि, शनि क्या है? न्याय का देवता है। अब आप देखिए तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आस्था चैनल के आने के बाद शनि की पूजा खूब होने लगी। शनि न्याय, आप सही करोगे तो शनि न्याय करेगा। जो न्याय जो करता है वो घूस थोड़े लेता है, जो न्याय करता है वो घूस थोड़े लेता है। न्याय का देवता है, जो करोगे वैसा मिलेगा। तो व्यक्ति कहां जाता था? हनुमान के पास जाता था कि हमें क्षमता दो कि शनि के प्रकोप से बचने लायक हो जाएं, कि जब शनि का प्रकोप आए तो इतनी पावर हो हमारे पास कि हम बच जाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्याय करता है तो वो न्याय करेगा। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ वो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये कैमरा ऊपर वाला होता है जो आपको स्कैन करता रहता है, जो आपको देखता रहता है। यही काम था वरुण का। तो ऋग्वेद में वरुण को कहा जाता है ऋतुस्व गोपा। और एक क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं, ऋग्वेद में ऋत का मतलब क्या है? नैतिकता, नैतिक नियमों को देखने वाला, मोरलिटी को देखने वाला, जो मोरल रूल्स को देखने वाला, वो काम था वरुण का। तो ऋग्वेद में ऋत वर्ड यूज हुआ है और ऋत का मतलब है नैतिकता, और उसका देवता होता था वरुण। तो इंद्र, अग्नि, वरुण ये मुख्य देवता थे ऋग्वेद में जिनको दिखाया गया। इसके अलावा 3 भागों में इनको देवताओं को दिखाते हैं। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन मेन देखिएगा तो मेन देवता है इंद्र, अग्नि और वरुण। मरुत आदि तूफान के देवता थे। देवियां थी, लेकिन देवियों का उतना महत्व नहीं था जितना देवताओं का महत्व था। ये ऋग्वैदिक काल में धर्म था। प्रकृति पूजक थे ये लोग। बहुदेववाद से केशववाद की तरफ जाते हैं। इनका उद्देश्य है लाइफ के हडल को दूर करना। अब आता है पूजा कैसे करते थे, हाउ टू वे ऑफ वर्शिप। इनके पूजा का तरीका क्या था, किस तरीके से पूजा करते थे। तो आज भी हम पूजा आप किस तरीके से करते हो? पूजा करने का तरीका अगर कोई पूछे पूजा करने का तरीका क्या होता है, तो 2 ही तरीका होता है पूजा करने का। अगर आप देखो तो पूजा करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक होता है रिचुअल्स, कर्मकांड करना। एक होता है मंत्रों के द्वारा करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप हनुमान जी के पास गए, कहे भगवान मेरा एक काम कर दो, 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये भी एक तरीका है। एक तरीका है भगवान मेरा एक काम कर दो, 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। दोनों अपनी बात को पहुंचाने का तरीका। एक में कर्मकांड, चढ़ावा, इनका महत्व दिया गया। एक में हमने किसको बल दिया? केवल मंत्रों को बल दिया कि हम आपके सामने जाएंगे और 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में दोनों तरीके थे, रिचुअल्स भी था, कर्मकांड का भी बल दिया जाता था और मंत्रों पे भी था। लेकिन मेन बल किस पे था? मंत्रों पे था। जो मेन फोकस था वो था मंत्रों पे। जो मेन बल था वो मंत्रों पे दिया जाता था। जो मेन बल दिया जाता था वो ऋग्वेद में मंत्रों पे बल दिया जाता था। दोनों तरीके थे, लेकिन फोकस अभी यही, जब लेटर वैदिक एज में आएंगे तो सब बदल जाएगा। मंत्र की जगह कर्मकांड बढ़ जाएंगे, पशुओं की बलि बढ़ जाएगी, यज्ञों का महत्व बढ़ जाएगा। यहां पे मंत्रों पे बल दिया जाता था, ज्यादा फोकस था मंत्रों पे। क्लियर? ये था ऋग्वैदिक कालीन धर्म। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार ओवरव्यू देखें तो ऋग्वेद काल का मैंने राजनीतिक व्यवस्था बता दी, हमने ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था बता दी, हमने ऋग्वेद काल की आर्थिक व्यवस्था बता दी, और हमने ऋग्वेद काल का धर्म बता दिया। इतनी चीजें हमने बताई। पॉलिटिकल कंडीशन बताया। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल कंडीशन में क्या बताइएगा, तो सबसे पहले राजा को बताइएगा। किस प्रकार के युद्ध होते थे उसको बताइएगा। राजा के कार्य क्या थे? राजा के 2 कार्य थे, पशुओं के लिए युद्ध करना और कबीले की रक्षा करना। अगर मैं इसका पूरा फ्रेम दूं तो आपको एक फ्रेम मैं दे देता हूं, आप समझिएगा पॉलिटिकल कंडीशन का। सबसे पहले कौन आएगा? बताइएगा कि 2 प्रकार के संघर्ष थे।
पहला पॉइंट। इस फ्रेम को हमेशा दिमाग में रखिएगा, पूरे दोनों क्लास का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, इसको जितना बेहतर दिमाग में रखिएगा। पहला, दो प्रकार के संघर्ष थे, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रगल, दो प्रकार के संघर्ष थे। पहला आपस में, और दूसरा स्थानीय जातियों के बीच में। ये मैंने बताया कि इनको दो प्रकार के चैलेंज मिले, एक तो आपस में लड़ना, चूंकि कबीले के रूप में, ट्राइब के रूप में आए थे, ग्रुप के रूप में लोग आए थे, तो एक तो इनका आपस में संघर्ष था और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों से था। इसका एक एग्जाम्पल क्या मिलता है, तो दूसरा पॉइंट हमने बताया जो लिखिएगा, दासराग युद्ध। क्या बताइएगा? दासराग युद्ध के बारे में बताइएगा। और मैंने बताया था ये किसके लिए हुआ? परुसड़ी रावी नदी के जल के बंटवारे के लिए, नदी के जल के बंटवारे के लिए। किसके लिए हुआ? रावी नदी के जल के बंटवारे के लिए। और दूसरा पॉइंट हमने बताया इसमें, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच का मतभेद। बीच का मतभेद, दो चीजें हमने बताई, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच का मतभेद था और रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर। किसके किसके बीच हुआ? तो मैंने ये बताया था, भरत वंश का राजा है सुदास और 10 अन्य राजा के बीच हुआ, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, जो यहाँ के लोकल राजा थे, अनार्य थे। इन दोनों के बीच में हुआ, ये मैंने बताया था, दिमाग में रखिएगा। 10 किंग वार बिटवीन भरत क्लेन सुदास एंड 10 अदर 5 आर्यन अनार्य, जिसमें जुड़े हुए थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच का मतभेद है और रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुआ, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई, इसीलिए भारत कहते हैं। तीसरा हमने बताया, राजा के कार्य क्या होंगे। राजा के हमने 2 कार्य बताए। पहला, कबीले की रक्षा करना। इस फ्रेम को पूरे दिमाग में रखिएगा, कबीले की रक्षा करना, अपने ग्रुप की रक्षा करना, और दूसरा पशुओं के लिए युद्ध करना, पशुओं के लिए युद्ध करना। अब पशुओं में विशेषकर किसके लिए? गायों के लिए, गायों के लिए। ये राजा के 2 काम थे। इसलिए राजा किसका था? जन का नेता था। राजा किसका था? जन का नेता था, जनपद का नहीं था। राजा किसका नेता है? ये क्वेश्चन बिहार में भी पूछा, जन का नेता है, लीडर ऑफ जन, नॉट जनपद। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। परिवार के समूह को ग्राम कहते थे। ग्राम के समूह को 20 कहा जाता था और 20 के समूह को जन कहा जाता था। ये हमने बताया था आपको। ग्राम में का अधिकारी कौन था? ग्रामणी। 20 का अधिकारी था विस्पति और जन का अधिकारी था राजा। ये हमने बताया। सबसे नीचे ग्राम, ग्राम के ऊपर 20, 20 के ऊपर जन। ये चीजें दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजा के सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, हाँ बेटा बना लो, सेनानी और ग्रामणी होते थे। राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी होते थे। राजा को नियंत्रित करने के लिए सभा, समिति और विदत था।
जिसमें हमने क्या बताया था कि सभा कुलीन लोगों की संस्था थी, लोगों की संस्था थी। सभा क्या थी? कुलीन लोगों की संस्था थी, या वृद्ध जनों की संस्था कही जाती है। संस्था थी। समिति जन सामान्य की थी, सामान्य लोगों की थी। राजा समिति से हमेशा समिति के सहयोग को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता था। और विदत के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रकार की कोई धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान था। वन टाइप ऑफ रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। तो सभा, समिति और विदत की अवधारणा दिखाई देती है। पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी थे और अधिकारियों के समूह को रत्नी कहते थे, जिसमें बढ़ई का महत्व सबसे ज्यादा था, कारपेंटर का। न्याय और दंड व्यवस्था की अगर बात करें तो राजा ही अधिकारियों के सहायता से दंड व्यवस्था का न्याय करता था। और न्याय में शारीरिक दंड दिए जाते थे, शारीरिक दंड दिए जाते थे। मृत्यु दंड नहीं था, डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जाता, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। क्या देखिए, मृत्यु दंड नहीं था, मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे, शारीरिक दंड दिया जाता था और जुर्माना दिया किया जाता था। जुर्माना की अवधारणा थी, फाइन लगाया जाता, जुर्माना की अवधारणा थी। मतलब शारीरिक दंड दिए जाएंगे, मृत्यु दंड नहीं था। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं फ्रेम दे रहा हूं कि लास्ट टाइम में अगर इसको भी देख लेंगे तो पूरा वैदिक काल आपके क्लियर हो जाएंगे, ऋग वैदिक एज क्लियर हो जाएगा। तो ये था, पॉलिटिकल कंडीशन था। अगर हमने सामाजिक की स्थिति की बात की, सामाजिक की स्थिति की अगर हम बात करें तो सामाजिक स्थिति में सबसे पहला बताइएगा समाज कैसा था। तो समाज में बताइएगा पितृसत्तात्मक समाज था। कल कई लोगों ने कहा सर आप थोड़ा सही लिखिए, तो मैं एकदम क्लियर कर लिख रहा हूं, जिसको आप देखिएगा और इसको दिमाग में रखिए, तो वो पूरा नोट्स है, नोट्स के रूप में आप यूज कर सकते हो। पितृसत्तात्मक समाज था। पैटर्नल सोसाइटी थी। पितृसत्तात्मक में कौन था? पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया होता था। पिता या बड़ा भाई घर का मुखिया था। मतलब हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था? फादर या एल्डर ब्रदर। इसके बाद हमने बताया ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ, वर्ण शब्द आया है, दो अर्थों में हुआ है। एक कलर के अर्थ में, रंग के अर्थ में, और दूसरा व्यवसाय के अर्थ में। एक रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है और दूसरा व्यवसाय के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमने आपको बताया शुरुआत में तीन वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र और विष। शुरुआत में तीन वर्ण दिखाई देते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और विष। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति मिलती है। दैवीय उत्पत्ति मिलती है।
मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों की दैवीय उत्पत्ति मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बारे में बताया जाएगा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। अलग अलग शारीरिक अंगों से इनकी तुलना की जाती है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ जो कंसर्न आपको बताना है कि शूद्र की उत्पत्ति अगर पूछा जाए कि शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि शूद्र की उत्पत्ति आर्य शर्मा लिखते हैं 2 तरीके से था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो पीछे छूट गए इकोनॉमी में, एक तो वो हो गए और दूसरे यहाँ की लोकल जातियां थी। इन दोनों को मिला के एक नया वर्ग बनाया गया और इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। एक ही घर में अलग अलग प्रकार के लोग रह सकते थे। मतलब इन वर्णों में कोई आपस में यहाँ भेदभाव दिखाई नहीं देता। अभी जाति व्यवस्था की अवधारणा यहाँ पे नहीं दिखाई देती। इसके बाद हमने आपको बताया महिला की स्थिति काफी अच्छी थी। स्थिति अच्छी थी। कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड। बस 2 राइट इनको नहीं थे जो हमने आपको बताया, संपत्ति का अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार ये दोनों इनको नहीं थे। संपत्ति और राजनीतिक अधिकार नहीं थे और सभी प्रकार के राइट का एंजॉय करते थे। ये लोग बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करती थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, ये अलग अलग महिला पढ़ी लिखी महिलाओं की जानकारी मिलती है इस काल में। उपनयन संस्कार इनका होता था। ये गुरुकुल में जाके पढ़ाई करती थी। शिक्षा किस प्रकार की दी जाती थी? मौखिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे कपड़े सूती ऊनी दोनों कपड़ों का प्रयोग करते थे। पगड़ी का प्रयोग ये लोग करते थे। खान पान में शाकाहारी थे, मांसाहार का भी प्रयोग दिखाई देता है। गेहूं, जौ मुख्य फसलों के रूप में थे। इसके अलावा हमने ये इनके सामाजिक जो पूरा का पूरा ये समाज था, दासता थी। हमने बताया था कि दास प्रथा थी। ये पूछा जाए तो बताइएगा दास प्रथा थी ऋग्वेद में। लेकिन दासों को उत्पादन में नहीं लगाया जाता था। उत्पादन में नहीं लगाया जाता था। दासता थी लेकिन दासों को उत्पादन में नहीं लगाया जाता था। उत्पादन में इनका प्रयोग नहीं करते थे। ये था इनके समाज के बारे में। इतनी चीजें आप समाज के बारे में याद रखिएगा। धर्म के बारे में हमने आपको अभी बता ही दिया। अगर इकोनॉमी पूछता है, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताएंगे? तो बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र था। ऐसे लिखिएगा मेंस में, प्राथमिक क्षेत्र था। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र था लेकिन ज्यादा महत्व प्राथमिक में किसको था? पशुपालन का था। पशुपालन का था। सेकेंड नंबर पे कृषि थी और व्यापार भी होते थे। आपको मैंने बताया व्यापार किसके हाथ में था? परिवर्ग के हाथ में था। और व्यापार वस्तु विनिमय था। बार्टर सिस्टम था। सामान के बदले सामान लिए दिए जाते थे। वस्तु विनिमय के रूप में था। ये मैंने आपको बताया। धर्म हमने आपको बताया है कि इंद्र अग्नि मुख्य देवता के रूप में थे। इंद्र, अग्नि, वरुण मुख्य देवता के रूप में माने जाते थे। यज्ञों का कर्मकांड और मंत्र दोनों की कर्मकांड और मंत्र दोनों की पद्धतियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व मंत्रों पे दिया जाता था। अब आता है, ये तो रहा पूरा ऋग्वेद काल। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, हाँ बेटा, इसको पूरा हम फ्रेम आज करा देंगे उत्तर वैदिक काल को, फिर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल के बारे में बताइए, तो उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अगर कोई पूछे लेटर वैदिक एज का पीरियड क्या है, फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 बीसी के बीच में क्या क्या हुआ। अगर देखा जाए दोस्तों,
तो ऋग वेद से लेटर वैदिक एज सब कुछ भूल जाए और आपको लगे क्या परिवर्तन हो, तो एक फ्रेम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात जो ये दिमाग में आपको रखना है कि लेटर वैदिक एज की जानकारी कहाँ से मिलती है। हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास में एक बहुत बड़ी समस्या, अपने मन से आप कुछ नहीं बता सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, उसके साथ एविडेंस कहाँ से मिले हैं, कहाँ से ये जानकारी मिलती है, ये कैसे हम जानेंगे कि ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं, इनकी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो लेटर वैदिक एज के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से, इनसे हमें जानकारी मिलती है। लेटर वैदिक एज के बारे में जो हम जानते हैं, इनसे जानते हैं। अब आता है कि एक अगर आप जानकारी कहां से मिलेगी, सबसे पहले टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, तो फ्रॉम 1000 टू 600 BC के पीरियड को हम क्या कहते हैं, लेटर वैदिक एज कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल। नॉलेज कहाँ से मिलेगा जो हम बताएंगे, वो सोर्स है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण लिटरेचर, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण लिटरेचर आपको मैं बता चुका हूं कि जो वेदों की रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद, जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है बताइए, भूल गए यार, एतरे एंड कौशिकी। अच्छा, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण एंड तैतरी ब्राह्मण। सामवेद का कौन है, पंचविश, खडविश, अद्भुत, जैमिनी। अथर्ववेद का कौन है, गोपद ब्राह्मण। अच्छा, आरण्यक कौन है, जो जंगलों में साहित्य लिखा गया उसको आरण्यक कहा गया। उपनिषद क्या है, जो वेदों की तार्किक रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद, जो तार्किक व्याख्या करते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो इन सब के द्वारा हमें 600 से 1000 BC के बारे में जानकारी मिलती है और हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अब आता है कि मैंने जब बताया था आपको, हमने जब शुरू में आपको बताया था तो हमने कहा था कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या होगा, इनका भौगोलिक विस्तार क्या है, एक कहां से कहां तक था। तो याद रखिएगा, भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण से। भौगोलिक विस्तार की जानकारी किससे मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और इससे हमें उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ विदेत माधव मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। विदेत माधव की कहानी, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेत माधव की कहानी है। विदेत माधव की कहानी है। इसमें विदेत माधव की कहानी है और उस कहानी में कहा गया है कि विदेत माधव एक ऋषि है जो सरस्वती नदी से आग लेके जीप पे चलता है और पहुंचता कहाँ है, बिहार के सदा नीरा तक, आग को जलाते हुए। और यहीं पे जाके आग बुझती है और पूरा एरिया इनका हो जाता है। इसका मतलब कि उत्तर वैदिक काल में ये बिहार तक पहुंच चुके थे, सदा नीरा नदी तक इनकी सीमा हो चुकी थी। मतलब अब ये जो हमने सरस्वती गंगा यमुना की सीमा बता रहे थे, अब ये बिहार तक पहुंच चुके थे। तो अगर पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की जानकारी कहां से मिलती है, भौगोलिक विस्तार की जानकारी कहां मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। भौगोलिक विस्तार की जानकारी देता है शतपथ ब्राह्मण। क्लियर। और कहानी किसकी है, तो विदेत माधव की कहानी है। कई बार पूछ दे प्रीलिम्स में कि विदेत माधव की कहानी कहां दी गई है, शतपथ ब्राह्मण में। अब आप देखो, आग जलाते हुए चलेगा तो एक परिवर्तन यहां और आएगा लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में आयरन का यूज भारत में चालू हो जाएगा, लोहे का प्रयोग चालू हो जाएगा। पॉइंट याद रखिएगा, लोहे का प्रयोग।
उत्तर वैदिक काल से भारत में यूज ऑफ आयरन चालू हो गया, लोहे का प्रयोग चालू हो गया। यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से भारत में चालू हो गया। तो देखिए, आग को जलाते हुए, मतलब जंगलों को जलाते हुए, हथियारों से साफ करते हुए आर्य कहां पहुंच गए? बिहार तक पहुंच गए। अब इनका भौगोलिक विस्तार हो चुका था, इस एरिया तक के लोग पहुंच चुके थे। अब आता है, अगर हम बात करें तो कैसे परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यार रटा ना जाए तो कैसे समझा जाए। अब इसको, इस फ्रेम को समझिएगा। ये है ऋग वैदिक पीरियड, और ये है लेटर वैदिक पीरियड। ये है आपका 1500 से 1000 बीसी, और ये है 1000 से 600 बीसी। अगर हम बात करें ऋग्वेद से लेटर वैदिक एज में, सबसे पहला जो दिमाग में आपको रखना है, यहां पे मेन इकोनॉमी क्या है? पशुपालन। देखिए, यहीं से सब कुछ पता चलेगा। और यहां पे मेन इकोनॉमी क्या हो गई? कृषि। पशुपालन तो था, लेकिन महत्व किसका बढ़ गया? कृषि का। अब देखिए कैसे परिवर्तन आएगा। यहां पे समाज में क्या है? अस्थायित्व। तो पशुपालन होगा तो जहां चारागाह होगा तो समाज में क्या होगा? अस्थायित्व तो दिखाई देगा। राजा किसका नेता है? भूमि का नेता नहीं है। यहां पे अगर बात करेंगे तो राजा क्या है? भूमि का मालिक नहीं है। राजा जो है भूमि का मालिक नहीं है। लेकिन यहां राजा क्या होगा? यहां कृषि होगा, तो कृषि के लिए क्या चाहिए? भूमि। अभी आज भी आप कहते हो ना, गांव कैसे जानते हैं कि मेरा गांव है? गांव में क्या है? जिसका खेत है, पता है हमारा एक खेत है, हमारी भूमि है, उसलिए वो मेरा गांव है। तो यहां पे राजा क्या हो गया? भूमि का मालिक हो गया। कृषि होगी तो राजा, आप संपत्ति की गणना धीरे धीरे, पशुओं का महत्व रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लास्ट तक आते आते भूमि का महत्व बढ़ जाएगा। तो राजा जब भूमि का मालिक होगा, तब आप बताओ क्या होगा? यहां पशुपालन था तो अस्थायी, जहां जहां चारा होगा, गाय होगा, कबीले के रूप में घूमते रहेंगे। जब कृषि होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? अस्थायित्व आना चालू हो जाएगा। क्या होगा? स्टेबिलिटी आना चालू होगा। जब स्टेबिलिटी आएगा तो यहां राजा भूमि का मालिक होगा। लेटर वैदिक एज में क्या होगा? राजा भूमि का मालिक होगा। और जब यहां राजा भूमि का मालिक होगा, जब राजा भूमि का मालिक होगा तो जाहिर सी बात है, राजा का काम क्या होता है? कॉमन सेंस समझिएगा, राजा का काम क्या है? इकोनॉमी बढ़ाना। तो राजा अब क्या करेगा? भूमि बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यहीं से अब भूमि कैसे बढ़ेगी? पावर से। भूमि किससे बढ़ेगी? पावर से, शक्ति से बढ़ेगी। बिना पावर के, अब पावर कहां से आएगा? तो पावर आएगा यज्ञों के द्वारा। ये फ्रेम दिमाग में रखिएगा, पावर कहां से आएगा? यज्ञों के द्वारा। अब राजा बड़े बड़े यज्ञ चालू करेगा, और यहीं से चालू होता है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ, यहीं से यज्ञों की शुरुआत होगी। अग्निष्टोम यज्ञ, अब देखिए रासु यज्ञ क्या है? राजाभिषेक के समय किए जाने वाले यज्ञ को क्या कहते हैं? रासु यज्ञ कहते हैं। अब राजाभिषेक होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को जब राजा बनाया जाएगा तो उसको यज्ञ के द्वारा पावर दिया जाएगा, और पावर से क्या होगा? अभी लोगों में विश्वास पैदा होगा कि इस व्यक्ति में दैवी शक्ति है। मतलब अब राजा जो है हमारा एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये डिवाइन पावर लिए हुए है, इसके अंदर एक दैवी शक्ति है। तो अब राजा क्या होगा? सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाएगा। तो यहां से राजा पावरफुल होगा। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है, जहां जहां घोड़ा जाएगा वो एरिया क्या होगा? हमारा होगा। भगवान राम ने भी इस यज्ञ को किया था। तो इस तरीके से राजा क्या करेगा? जब भूमि का मालिक होगा तो राजा अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। पावर कहां से बढ़ेगा? यज्ञों के द्वारा बढ़ेगा। यज्ञ के लिए
राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ चालू होंगे। और यज्ञ कराएगा कौन? पुरोहित, ब्राह्मण। अब राजा, अब पुरोहित यज्ञ कराएगा, पुरोहित को इसके बदले में क्या राजा देगा? दक्षिणा देगा। राजा क्या देगा? दक्षिणा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा और ब्राह्मण दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक इकोनॉमी बदली, कृषि। तो कृषि ने क्या कर दिया? अब राजा को भूमि का मालिक बना दिया। अब जब राजा भूमि का मालिक हो गया, तब राजा सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। राजा जो है अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, राजा पावरफुल व्यक्ति बनने लगा। और यहीं से राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना चालू करेगा। इतरे ब्राह्मण में, इतरे ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? राजू बताइए, इतरे ब्राह्मण किसका है? हाँ बताइए किसका है, सोच के बताइए। ऋग्वेद का है यार। इतरे और कौशिकी मैंने बार बार बताया, ऋग्वेद का। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, इतरे और कौशिकी किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अच्छा, सामवेद का बताइए। बहुत बढ़िया। पंचवीस, खडवीस, अद्भुत और जैमिनी, ये किसका है? सामवेद का ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गोपथ ब्राह्मण। तो अब राजा क्या हो गया? भूमि का मालिक हो गया। अब राजा सामान्य व्यक्ति नहीं रहेगा। अब राजा क्या करेगा? इतरे ब्राह्मण में बड़ी बड़ी देता है, राजा बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करना चालू कर दिया। तो अब देखिए, केवल कृषि इकोनॉमी हुई और सब कुछ बदल गया। अब राजा जन का नेता नहीं रहा, किसका हो गया? जनपद का राजा नेता हो गया। राष्ट्र की अवधारणा आ गई। राष्ट्र, भूमि, क्षेत्र की अवधारणा यहां पे दिखाई देना चालू हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा, जो हम अभी तो मैं केवल आपको एक जनरल वो बता रहा फिर में, जिससे आपके दिमाग में चीजें जाएं, कि जब हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियरिटी हो, आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें हुई हैं, ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत दिखाई ना दे। क्लियर? तो सबसे देखिए, एक इकोनॉमी, देखिए इसी का प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा। आप जब इकोनॉमिक कृषि होगी, जब इकोनॉमिक कृषि होगी तो इसका समाज पे भी प्रभाव दिखाई देगा। समाज पे प्रभाव क्या दिखाई देगा? अगर हम बात करेंगे तो समाज पे क्या होगा? अब धीरे धीरे अस्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब भूमि है तो समाज में अस्थायित्व आएगा। अब समाज में देखोगे धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था क्या होगी। अब आपको अभी मैंने बताया कि ब्राह्मण और छत्री, छत्री कौन है? राजा है। ब्राह्मण क्या कर रहा है? ब्राह्मण और छत्री, ब्राह्मण और छत्री अगर दोनों की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि छत्री, और छत्री क्या कर रहा है? राजा की भूमिका निभा रहा है। ब्राह्मण क्या कर रहा है? पुरोहित, यज्ञ करा रहा है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ब्राह्मण छत्री को पावर देगा यज्ञ के द्वारा, छत्री ब्राह्मण को क्या देगा? दक्षिणा देगा। तो ब्राह्मण और छत्री दोनों मिल जाएंगे, और ये समाज के कौन सा वर्ग कहलाएंगे? विशेषाधिकार वर्ग। विशेषाधिकार वर्ग कहलाएंगे। इनको कहेंगे प्रिविलेज क्लास। इसमें कौन कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे, और कौन होंगे? छत्री होंगे। ये दोनों प्रिविलेज क्लास हो गए, ब्राह्मण और छत्री। मतलब ये उत्पादन तो नहीं करते थे, लेकिन उत्पादन पे इनका कंट्रोल था। और एक वर्ग हो गया वैश्य और शूद्र। वैश्य आर्थिक रूप से तो संपन्न था। वैश्य जो था ये पैसे वाला था, आर्थिक रूप से संपन्न था। लेकिन वैश्य के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वैश्य चाहता था कि हमें भी वो सुविधा मिले जो ब्राह्मण और छत्री को मिल रहा है। मतलब वैश्य को वह सोशल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहे थे जो ब्राह्मण और छत्री के पास थे। शूद्र की स्थिति और ज्यादा गड़बड़ हो गई। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, छत्री और वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार तो होता था। इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। लेकिन
शूद्र का उपनयन संस्कार यहां से बंद हो गया। शूद्र का उपनयन संस्कार यहां से बंद हो गया। मतलब देखिए परिवर्तन, देखिए ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का उपनयन संस्कार होता था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां देखिए एक विभाजन दिखाई देता है, शूद्र की स्थिति और खराब हो गई, मतलब पहले की अपेक्षा खराब हो गई। वैश्य आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन वो चाहता था कि मुझे भी वो राइट एंजॉय करने की, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन प्रोडक्शन पे इनका कंट्रोल था। तो ये समाज में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देना चालू हो गया, समाज में परिवर्तन आने लगा। महिला की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वहां भी परिवर्तन दिखाई देगा। महिलाओं की स्थिति आगे से तो अच्छी थी, लेकिन देखिएगा तो यहां से परिवर्तन दिखाई देगा और महिला का भी उपनयन संस्कार बंद हो गया। उत्तर वैदिक काल से शूद्र और महिला इन दोनों का उपनयन संस्कार होना क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब धीरे धीरे चीजें में बदलाव आने लगा। अगर अब और देखें हम बात करें तो हमें एक चीज दिखाई देता है कि धर्म में अगर परिवर्तन देखें तो धर्म में क्या हो गया, जहां इंद्र और अग्नि मुख्य देवता होते थे, अब वो भूमिका बदल गई और यहाँ पे प्रजापति मुख्य देवता हो, प्रजापति मुख्य देवता के रूप में आ गए। रुद्र और विष्णु की भूमिका बढ़ गई। यहाँ पे मंत्रों पे बल दिया जाता था, यहाँ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया, बड़े बड़े यज्ञ चालू हो गए। तो ये धीरे धीरे धर्म में भी एक प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई देना चालू हो जाता है और यहाँ पर भी चीजें धीरे धीरे बदलाव हमें चालू हो गई, परिवर्तन आने लगा। जब हम लेटर वैदिक के पढ़ेंगे तो इसमें इसी बदलाव को देखेंगे कि ऋग्वेद के समाज में क्या था, उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या बदलाव दिखाई देता है, कैसे कैसे चीजों में बदलाव होता है। फिर हम देखेंगे ऋग्वेद के राजनीतिक स्थिति से उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ, ऋग्वैदिक काल के धर्म से उत्तर वैदिक काल के धर्म में क्या बदलाव हुआ। इन चीजों को हम निचोड़ अगली क्लास में, उत्तर वैदिक वाली क्लास में हम पूरा देखेंगे। एक हमने बैकग्राउंड दिया कि इस बैकग्राउंड से आप सोचना, घर पे पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि लेटर वैदिक एज में हमने क्या क्या किया। ये एक प्रकार से परिवर्तन हमें दिखाई देना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पे हमारी चर्चा होगी। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल के बीच में समानता और असमानता के पहलू बताइए। पहलू बताइए। इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी बताइए। राजनीतिक व्यवस्था में बताइए परिवर्तन क्या रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में आया हुआ है। ये कभी भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि दोनों के बीच में समानता असमानता के क्या समानता है, दोनों में क्या असमानता है, दोनों के बीच में इक्वलिटी अनइक्वलिटी के क्या पहलू हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पूछ दे गविष्टि गोचर गम्य का यूज किस अर्थ में किया गया है, ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन है, इंद्र हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, ऋग्वेद में राजा जन का नेता होता था कि नहीं, कि जनपद का नेता होता था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, दिमाग में रखिएगा आपको। ऋग्वेद में ऋत क्या है, ऋत का देवता कौन होता है, ऋत क्या है, तो ऋत बताइएगा नैतिकता, नैतिकता का देवता कौन है, वरुण है। ऋतुस गोपा किसको कहते हैं, वरुण को कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा। चारों वर्णों की उत्पत्ति किस मंडल में दी गई है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो कलर के अर्थ में किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपको तैयार करना है और ये दिमाग में रखना है। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और कल हम देखेंगे लेटर वैदिक एज की व्यवस्थाएं और फिर हम आएंगे भारत का दूसरा नगरीकरण कैसे चालू हुआ, कैसे बड़े बड़े शहर बने जो 16 महाजनपद कहलाते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। के लिए धन्यवाद।